लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ऐसे ही है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कौन कौन से इवेंट्स डिस्कस किए थे? सेलुलर इवेंट्स थे और वेस्कुलर उसके इवेंट्स थे, ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्योंकि आगे जाकर रिपीटेडली टर्म्स आएंगे, थोड़ी टर्म्स को देखेंगे और एक पिछले लेक्चर को ओवरव्यू देख लेते हैं कि जी एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या थी। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बच्चों डिफरेंस क्या था? एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो बच्चों आपके पास थी दैट वाज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। बच्चों जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी आपके पास दैट वाज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, और ये कब होती थी? आफ्टर द प्रोलॉन्ग पीरियड। ये आपके पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थी। फॉर अपने समझने के लिए हमने कह दिया दिस इज फॉर लेस देन 2 वीक्स। ऐसे ही है ना, ये हम लोगों ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन देख ली। अच्छा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद आपके पास हमने कहा पॉसिबिलिटी है जी एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक ही नहीं हो रही, तो अब आपके पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। या तो ये भी पॉसिबिलिटी है स्टार्ट से ही जो पॉजिटिव एजेंट था वो आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ ले गया इनिशियल स्टेजेस में ही। ये एक ओवरव्यू था आपने जो जी हम लोग पहले सारा ये डिस्कस कर चुके हैं। देन अब लेक्चर के अंदर कुछ वर्ड्स आएंगे, उनको समझने के लिए पहले से हम थोड़ी इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग फार्माकोलॉजी भी पढ़े हैं, उसके ऊपर आपके पास टर्म आते हैं मोरबिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ठीक है। मोरबिडिटी एंड मोर्टेलिटी। व्हाट इज मोरबिडिटी? डी मोरबिडिटी मोरबिडिटी डी आ रहे हैं ना इसके अंदर। मोर्टेलिटी दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। मोरबिडिटी मीन्स ये डिजीज को इंडिकेट कर रहा है और मोर्टेलिटी इज इंडिकेटिंग डेथ को इंडिकेट कर रहा है। अब हमने डिफाइन करना हो तो हम मोरबिडिटी और मोर्टेलिटी को बच्चों डिफाइन कैसे करेंगे? अपनी थर्ड स्लाइड के ऊपर आओ, उसमें देखो लिखा है कि मोरबिडिटी मीन्स द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, ठीक है। एक डिजीज को इंडिकेट करती है आपकी मोरबिडिटी। अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू डेथ, यानी कि मोर्टेलिटी आपके डेथ को इंडिकेट करता है। ये दो कॉन्सेप्ट आ गए क्योंकि वर्ड्स आगे जाके यूज़ करेंगे हम लोग। देन बच्चों अगेन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ जी। हम लोग इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं, बार बार हम लोग वाइट ब्लड सेल्स का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जी सेल्स बने कहाँ से हैं, तो इसका जिक्र क्यों करें? क्योंकि आगे जाके इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आनी है। तो एक इस दफ़ा देख लेते हैं हम लोग जी सेल्स की ओरिजिनेशन को देख लेते हैं। मुझे बताओ हम लोगों के पास कॉमनली कौन से सेल्स हैं बॉडी में, विद इन योर बॉडी? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये सेल्स आए कहाँ से आपके पास? ओके, कौन से सेल्स में से ये सेल्स ओरिजिनेट हुए हैं? बच्चों स्लाइड के ऊपर आओ, देखो व्हाइट कलर की डायग्राम नजर आ रही है आपको इसके अंदर। अब देखो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं जी सेल्स बेसिकली ओरिजिनेट आपके पास कहाँ से हुए। सबसे पहले आपके पास बच्चों थे ब्लड स्टेम सेल्स, ओके। अब ब्लड स्टेम सेल्स आगे किस में मॉडिफाई कर गए? सबसे पहले माइलॉइड सेल्स में और लिम्फोइड सेल्स में, ओके। अब जी लिम्फोइड सेल्स, माइलॉइड सेल्स, अब हम लोग ने आगे जाके देखना है जी रेड ब्लड सेल्स कौन से डिवीजन के अंदर बनते हैं, प्लेटलेट कौन से डिवीजन के अंदर बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कौन से डिवीजन के अंदर आपके पास बन रहे हैं। बच्चों ये जो आपके पास माइलॉइड सेल्स हैं, माइलॉइड सेल्स बेसिकली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स बनाएंगे। देन दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स और अच्छा अब और कौन से सेल्स बनाएंगे? ये आपके देखो डायग्राम में हमने लिखा हुआ है माइलोब्लास्ट, ओके। यहां तक इसको स्टॉप करते हैं। माइलोब्लास्ट सबसे पहले अगेन अपनी फार्मा फिजियोलॉजी रिवाइज कर लो। आप लोगों ने WBCs की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, दैट वर दी ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स।
अब जी हम लोग डिवीजन देखने जा रहे हैं कि कौन से टाइप ऑफ स्टेम सेल्स के अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स बनते हैं, किसके अंदर एक ग्रैन्युलोसाइट्स बनते हैं। सबसे पहले बच्चों ये लिम्फोइड वाले सेक्शन में आ जाओ, जहाँ पे लिखा है लिम्फोइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, देखो क्या लिखा है, लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट अब कितने टाइप ऑफ सेल्स आपको दे रहे हैं, 3। कौन कौन से हैं, बीटा सेल्स, टी से बी सेल्स, टी सेल्स एंड दी नेचुरल किलर सेल्स। अब बच्चों ये जो आपके पास बी सेल है, बी लिम्फोइड सेल्स, टी लिम्फोइड सेल्स, एन के मीन्स नेचुरल किलर सेल्स, ये बेसिकली तीनों के तीनों आपके पास आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं। मुझे बताओ ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं या ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, दीज आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स, यानी कि जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। अब जी हम लोगों के पास कौन से बच गए, ग्रैन्युलोसाइट्स। ये जो आपके माइलोब्लास्ट थे जो कि माइलॉइड की कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। एक मिनट, ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट के आगे एग्जांपल क्या उनसी हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एक और कैटेगरी कौन सी लिखी हुई है, मोनोसाइट्स भी बच्चों बेसिकली आपके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स आर आल्सो दी वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपके जो मोनोसाइट्स हैं अब वो ग्रैन्युलोसाइट है या ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। देखो डायग्राम में देखो ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ओके। बेसिकली आपके पास ये जो लिम्फोसाइट्स हैं बिल्कुल भी ये ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं है, दे आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स। देखो डायग्राम के अंदर भी आपको इसके अंदर एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ग्रैन्यूल्स डॉट्स तो नहीं ना नजर आ रहे। तो जी आपके पास ये जो दूसरी कैटेगरी आगे दैट इज मोनोसाइट्स। इस तरह से आपके पास सेल्स बनते हैं बच्चों। फर्स्टली आपके पास थे आपके ब्लड स्टेम सेल्स। ब्लड स्टेम सेल्स ने अपने आप को फर्दर मॉडिफाई कर दिया, डेवलप कर दिया माइलॉइड स्टेम सेल्स में एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स में। लिम्फोइड स्टेम सेल्स आपको बेसिकली किस चीज़ की फॉर्मेशन करके देंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स की। ये जो आपके पास बच्चों माइलॉइड स्टेम सेल्स थे ये आपको आरबीसीज भी देंगे, प्लेटलेट्स भी देंगे, वाइट ब्लड सेल्स के ग्रैन्युलोसाइट्स भी देंगे और ए ग्रैन्युलोसाइट्स भी देंगे, ठीक है। इनमें आपके पास ग्रैन्युलोसाइट्स की एग्जांपल 3 थी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स के आपके पास एग्जांपल थी मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स का पहले नाम आपने सुना है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया आपके मोनोसाइट जो कि ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और बेसिकली दी वाइट ब्लड सेल्स। ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ओके। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। आगे लेक्चर में जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लो, फिर अपने लेक्चर के टेक्स्ट की तरफ आते हैं। अभी हम लोगों ने कौन सा ए ग्रैन्युलोसाइट डिस्कस किया है, मोनोसाइट, ओके। मोनोसाइट। मैक्रोफेजेस किससे बनते हैं, फिजियोलॉजी है ना, मैक्रोफेजेस किस सेल से बनते हैं, हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि आपके पास एक वाइट ब्लड सेल है जो कि एक ग्रैन्युलोसाइट है, ए ग्रैन्युलोसाइट है, दैट इज दी मोनोसाइट। जब तक ये मोनोसाइट आपका ये वाला सेल आपका ब्लड के अंदर है दैट इज मोनोसाइट, ठीक है। ये जी मोनोसाइट है। अब जो आपकी बॉडी को डिफेंस चाहिए, हम लोग डिस्कस करते रहे ना कि हमें इमीडिएटली बॉडी को डिफेंस चाहिए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, सबसे पहले कौन से सेल्स आपके डिफेंस के लिए आएंगे, न्यूट्रोफिल्स। हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले आपके न्यूट्रोफिल्स आएंगे आपके डिफेंस में। फिर जी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके मैक्रोफेजेस आते हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही क्यों आते हैं, फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपका। ऐसे क्या क्वालिटी है न्यूट्रोफिल्स में कि जो आपको इंजरी हुई तो सबसे पहले आपके डिफेंस के लिए न्यूट्रोफिल्स आए।
न्यूट्रोफिल्स का एक तो काउंट आपकी बॉडी में ज़्यादा है, जल्दी से आपके इन्फेक्शन साइट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि जी इनका काउंट आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, एक बात होगी जी। और दूसरी हमने क्वालिटी डिस्कस की, इन्फेक्शन हुआ ज़्यादा जल्दी से इनफिल्ट्रेट करते हैं, मूव करते हैं टूवर्ड्स दी इन्फेक्शन साइट, इनका काउंट ज़्यादा है। ये हमने कह दिया दिस इज़ दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दीज आर योर न्यूट्रोफिल्स। लेकिन जब मैं मैक्रोफेजेस की बात करूंगी, जिसे कि हम अपने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं कहूँगी दिस इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वाई दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस? ये सारा आपका फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ही आपके पास मैक्रोफेजेस क्यों नहीं आ गए? ओके, एक इनका साइज ज़्यादा है। अब जी ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है? वाई दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट एज कंपेयर्ड टू न्यूट्रोफिल्स? बच्चों, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पैन कम है, जबकि मैक्रोफेजेस का लाइफ स्पैन ज़्यादा है। दूसरी बात, आपका जो मैक्रोफेज है दैट कैन एनगल्फ, दैट कैन डाइजेस्ट मोर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एज कंपेयर्ड टू द न्यूट्रोफिल्स। इस वजह से हम कहते हैं दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब जी मैंने कहा इमीडिएटली न्यूट्रोफिल्स तो आ गए, अब मैक्रोफेजेस इमीडिएटली क्यों नहीं आए? इसकी रीज़न अभी मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, फिर आपने मुझे जस्टिफिकेशन इसकी देनी है। जी इन्फेक्शन था ब्लड में, तो मोनोसाइट्स आपके टैकल कर रहे थे। अब आपका इन्फेक्शन आपके टिश्यू में आ गया, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इट मीन्स आप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ आ गए हैं, ठीक है। अब जी मेरे ये ब्लड के जो मोनोसाइट्स थे अब कहाँ पर आ जाएंगे? मेरे टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर जब आए, मेरे मोनोसाइट्स ने जैसे ही टिश्यू में अपनी एंट्रेंस की, नाउ अब ये इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, डेवलपमेंट इनकी होगी। अब नाउ दीज आर दी मैक्रोफेजेस, अब ये मैक्रोफेजेस बन चुके हैं। इन्फेक्शन स्टिल कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, इन्फेक्शन स्टिल कंट्रोल नहीं हुआ हो रहा। अब मेरे मैक्रोफेजेस ने एक और सेल टाइप मुझे दी, जिसको मैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी कह सकती हूँ या डेरिवेटिव ऑफ मैक्रोफेज भी कह सकती हूँ। इसका नाम है एपिथेलॉइड सेल, ठीक है। इन्फेक्शन था, ब्लड में था, मेरे मोनोसाइट्स उसे टैकल कर रहे थे। इन्फेक्शन टिश्यू तक आ गया, मोनोसाइट ने अपनी एंट्रेंस कर ली टिश्यू में। नाउ दीज आर नॉट मोनोसाइट्स विद इन टिश्यू, वी विल कॉल देम दी मैक्रोफेजेस, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, मेरे मोनोसाइट ने एक मोर एक्टिवेटेड फॉर्म प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, जिसको मैं डेरिवेटिव ऑफ मैक्रोफेज भी कह सकती हूँ या एक्टिवेटेड मैक्रोफेज भी कह सकती हूँ, जिसका नाम है एपिथेलॉइड सेल, ठीक है। अब मुझे बताओ क्यों मैक्रोफेजेस इमीडिएटली साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंच सकते? बात ये थी, देखो आपके न्यूट्रोफिल्स को किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की, डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं थी, एज सच प्री फॉर्म्ड थे, वो अपने साइट ऑफ एक्शन पर आ गए। आपके जबकि इन मोनोसाइट्स ने अपना आपको मैक्रोफेज में कन्वर्ट करना था, तो आपके टिश्यू के अंदर तक आके कोई एक्शन परफॉर्म करना था, उसके अंदर अभी डेवलपमेंट होनी बाकी थी, ठीक है। सो इस प्रोसेस में भी डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं अपने मैक्रोफेजेस को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कह रही हूँ न्यूट्रोफिल्स को, क्योंकि इमीडिएटली साइट पे पहुँच जाते हैं आपके, ठीक है इनका। लेकिन इनका न्यूट्रोफिल्स का ये है कि लाइफ स्पैन कम है। वाई मैक्रोफेजेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस? इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, बाज़ अब ये डिपेंड करता है जी कौन से टिश्यू में, बाज़ दफ़ा ईयर्स में भी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके जो मैक्रोफेजेस हैं दे कैन एनगल्फ मोर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। फॉर एग्जांपल अक्सर बुक्स में आपको मिलेगा दे कैन एनगल्फ मोर देन 100 बैक्टीरियाज एट अ टाइम, ठीक है। तो इस वजह से दीज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बट द न्यूट्रोफिल्स आर दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। एपिथेलॉइड सेल्स आपके बन गए, ठीक है। मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ, मेरे पास एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आ गए,
एपिथेलॉइड सेल बन गए। अब जी स्टिल इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं ज़्यादा डिजीज स्टेट की तरफ जा रही हूँ। अब फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोमा। अच्छा जी, ग्रैन्युलोमा बन जाएगा। इसके ऊपर हम लोग लेक्चर के एंड पे डिस्कशन करेंगे। ग्रैन्युलोमा का क्या है जी? मैंने अपनी स्लाइड देखी, मैंने अपने टिश्यू की सेल की स्लाइड देखी, उसके अंदर जी मुझे एपिथेलॉइड सेल्स नज़र आ रहे थे, जॉइंट सेल्स नज़र आ रहे थे। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बच्चों WBC वाली आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी है। अब क्यों जी हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन डिस्कस क्यों की है? आप लोग जब आगे अपने लेक्चर के ऊपर जाओगे तो आपके पास एक टर्म आएगी, दैट इज लिम्फॉइड सेल। अब इनमें से लिम्फॉइड सेल्स कौन से हैं? देखो, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं आपके पास, ठीक है। दीज आर दी लिम्फॉइड सेल्स। बेसिकली हम लोगों ने ये सारी डिस्कशन क्यों की? क्योंकि आपके पास एक टर्म आ रही थी लिम्फॉइड सेल्स के आपके लेक्चर के अंदर, तो यहाँ से हमें पता चल गया जी लिम्फॉइड सेल्स हैं क्या? टी सेल्स, बी सेल्स एंड दी नेचुरल किलर सेल्स। अच्छा, हर चीज़ की क्लासिफिकेशन इतनी सिंपल नहीं। हम लोगों ने देखा ना कि मोनोसाइट्स से आपके पास मैक्रोफेजेस बने, मैक्रोफेजेस ने आगे से प्रोडक्शन की एक्टिवेटेड सेल्स की, जिनको हमने एपिथेलॉइड सेल्स कह दिया। बच्चों इसी तरह मैक्रोफेजेस की भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, ग्रीन बॉक्स के अंदर जस्ट आपको समझाने के लिए देखो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमने मैक्रोफेजेस को कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज दी फर्स्ट टाइप कौन सी? अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लो। M1 सेल्स। M1 सेल्स का दूसरा नाम क्या है? M1 का दूसरा नाम है क्लासिकली एक्टिवेटेड सेल्स। देन उसके बाद दूसरी टाइप आपके पास कौन सी आ रही है मैक्रोफेजेस की? वुंड हीलिंग मैक्रोफेजेस। एब्रीवेशन क्या लिखी है उसकी? M2 सेल्स। तीसरी क्लासिफिकेशन आपके पास है रेगुलेटरी मैक्रोफेजेस की, उसको कैसे हमने एब्रीवेट की है? MREG के आगे क्या है? S, ठीक है जी। आपके पास मैक्रोफेजेस भी डिफरेंट, ये नहीं कि खाली आपके मैक्रोफेजेस ऐसे साइटोकाइंस रिलीज करें कि ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करें जो इन्फ्लेमेशन ही कॉज कर रहे हैं। आपके पास ऐसे मैक्रोफेजेस भी हैं जो आपकी हीलिंग में आपको हेल्प कर रहे हैं, दैट आर M2 मैक्रोफेजेस। कौन से मैक्रोफेजेस हैं? M2 मैक्रोफेजेस। ओके, यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो गया। अब आ जाओ अपने लेक्चर की तरफ। ये हम लोगों ने डिस्कशन बच्चों इसलिए की क्योंकि आपके लेक्चर के अंदर टर्म आ रही थी लिम्फॉइड सेल्स की, फिर आगे जाके ये डिस्कशन हो रही थी कि आपके जो मैक्रोफेजेस है प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। पर जी हम लोगों ने तो पढ़ते आ रहे हैं जी इन्फ्लेमेशन जो है दैट इज़ गुड प्रोसेस, यानी कि आपको हीलिंग में भी आपकी मदद कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जी हम लोगों के पास आ गया, आपके पास जो M2 सेल्स हैं, नो डाउट पूरा का पूरा ये जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है आपके बेटरमेंट के लिए, लेकिन इसमें जो M2 मैक्रोफेजेस थे वो है वुंड हीलिंग मैक्रोफेजेस। अच्छा, वुंड हीलिंग कैसे होती है इसका पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरा लेक्चर, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। फिलहाल जी ये कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके लेक्चर के अंदर आ रहे थे। अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी आपके लेक्चर के अंदर वही डिस्कशन जो हम करते रहे जी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अभी स्टार्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कौन सी है, दैट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। और अब आपकी बुक में लिखा है दिस इज डिफाइंड एज प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस। एक प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है, यानी कि ट्रीट नहीं हो सका, कुछ ड्यूरेशन के अंदर ट्रीट नहीं हो सका, सो दिस इज दी प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस। ओके, ये आपके पास प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है, और इस प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस में बच्चों क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के फर्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस, और इस प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस के अंदर क्या चीज हो रही है, आपके टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन हो रही है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन को मैं साइंटिफिकली क्या कहूंगी, नेक्रोसिस। अच्छा जी, आपके पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ऐसे प्रोसेस है जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और इसके साथ साथ जो आपके टिश्यूज जो हैं वो डैमेज होते जा रहे हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती जा रही है। मोर प्रिसाइजली साइंटिफिकली टिश्यू डिस्ट्रक्शन को मैं कहूँगी नेक्रोसिस हो रही है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? ओके, ये अब आपकी डेफिनेशन थी। अब इसके नीचे 3 पॉइंट्स पे आ जाओ,
लिखा है जी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली हो कैसे रही है, डेवलप कैसे हो रही है। तो इसमें लिखा है इट विल अकर फर्स्ट जी, फर्स्ट रीजन इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपकी ट्रीट नहीं हुई तो वो जी क्रॉनिक में डेवलप होगी। फर्स्ट रीजन वाज दिस। दूसरी थी कि ओके एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपकी बॉडी कहीं ना कोई आपको डिफेंस दे रही है, ट्रीटमेंट भी हो रही है, यानी कि आप रिपेयर की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन आपका जो कॉजेटिव एजेंट है वो बार बार आपको अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जी फिर वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट कॉज आपके पास बच्चों क्या थी इसके अंदर? फर्स्ट कॉज वाज एसोसिएटेड किस चीज से? कि आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस करगी इनटू दी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ओके, क्योंकि आपकी बॉडी डिफेंस नहीं दे सकी। सेकेंड रीजन वाज आपका कॉजेटिव एजेंट। जो पॉजिटिव एजेंट था आपके बॉडी को, आपके पर्टिकुलर एरिया को बार बार अटैक कर रहा था, ठीक है, दैट वर दी रिकरेंट अटैक्स बाय द पॉजिटिव एजेंट। दूसरी रीजन ये आ गई। तीसरी रीजन हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी। फ्रॉम द स्टार्ट पॉजिटिव एजेंट आपके पास ऐसा था कि उसने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप कर दी, टिश्यू डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब इसके अंदर इस चीज को, इस लाइन को कैसे लिखा है? स्टार्टिंग डी नोवो। डी नोवो, डी नोवो की टर्म आ गई। डी नोवो का क्या मतलब है? बार बार हमने पहले भी डिस्कस किया था। डी नोवो मीन्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग ही, ठीक है। आपके पास इन्फ्लेमेशन जो थी दैट वाज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये तीन रीजंस हैं बच्चों आपके पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की। अब इन तीनों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। फर्स्ट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ओके। अब इसके अंदर लिखा है जी आपका जो बैक्टीरिया था, कुछ ऐसा हुआ कि आपके बैक्टीरिया ने अटैक किया, आपका बैक्टीरिया सरवाइव कर गया, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स उन्हें डैमेज नहीं कर सके। तो इस केस में जी आपके पास कौन सी इन्फ्लेमेशन आ गई? दैट इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब इसके एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, फिर इसमें क्या हुआ जी? आपके टिश्यू डिस्ट्रक्शन यानी कि नेक्रोसिस आ गई। अब इसके रीजंस, इसके एग्जांपल्स क्या बच्चों इसके अंदर मेंशन है? ऑस्टियोमिलाइटिस। ऑस्टियो, ऑस्टियो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्टियो यानी कि आपकी बोन्स को इन्फेक्शन हो गया। बोन्स को इन्फेक्शन कैसे हुआ जी? आपके ब्लड में पहले इन्फेक्शन था, ब्लड से आपकी बोन्स में चला गया, ठीक है। आपके टिश्यू में इन्फेक्शन था, टिश्यू से आपकी बोन्स में चला गया। डायरेक्ट रीजन इसकी क्या आ गई? आपको इंजरी हुई, आपकी बोन एक्सपोज होगी, डायरेक्टली उसने अटैक कर दिया आपकी बोन्स को। क्लियर है ना? तो ये भी एक, इसमें भी देखो, एक हम इन्फेक्शन में एक बोन को लेकर हमने देखा कि उसके अंदर भी 3 डिफरेंट मैकेनिज्म है, ओके। तो इसके अंदर एग्जांपल उसने लिख दीजिए, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एक्यूट टू क्रोनिक कैसे डेवलप हो सकते हैं, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ दी ऑस्टियोमिलाइटिस। आइटिस जहाँ भी आए इट मीन्स दैट इज रेफरिंग टू इन्फ्लेमेशन। दूसरी एग्जांपल क्या जी? निमोनिया हुआ। ऐसा होता है ना, कहते हैं अच्छा निमोनिया ट्रीट हो गया, बाद में हमने कहा निमोनिया ट्रीट नहीं हो सका, डेथ होगी, मोर्टेलिटी आ गई। ऐसे ही है ना, निमोनिया था, अच्छा ट्रीट नहीं हो सका, इट विल लीड टू वर्ड्स दी, देखो आगे टर्म क्या लिखी है? लंग एब्सेस। एब्सेस, एब्सेस में क्या चीज है? एब्सेस बच्चों रिप्रेजेंट करता है पस को, ठीक है। निमोनिया था, ठीक है, बैक्टीरिया को हमने कंट्रोल कर लिया, ट्रीट हो गया। बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं हो सका, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी, आपके लंग्स डैमेज हो गए, लंग्स में एब्सेस फॉर्मेशन होगी, पस कैविटीज बन गई, ठीक है। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ये फर्स्ट हम लोगों ने रीजन डिस्कस कर ली कि एक्यूट कैसे अपने आप को क्रोनिक में कन्वर्ट करती है। सेकंड के ऊपर आ जाओ जी, रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जी रिकरेंट अटैक ऑफ द कॉजेटिव एजेंट इधर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है जी, जाहिर कोई भी इन्फेक्शन हो, बार बार अटैक कर रहा है, एक आपके न्यूट्रोफिल्स से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इट विल डेवलप इनटू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक जनरल एग्जांपल इसको लिखी हुई है, देखो पॉइंट नंबर 1 पे, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अच्छा जी, इन्फेक्शन था, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन था,
फॉर एग्जांपल ब्लैडर में था, यूरिथ्रा में इन्फेक्शन था, हम कंट्रोल उसे नहीं कर सके तो उसने डैमेज कर दिया आपकी किडनीज़ को, यानी कि अब हम किडनीज़ के इन्फेक्शन की तरफ चले गए। अब उसको हमने कह दिया दैट इज़ पाइलोनेफ्राइटिस। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन था, कंट्रोल कर लेते ठीक था, कंट्रोल नहीं हो सका, आपकी किडनीज़ भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई, ठीक है, दैट इज़ पोलीनेफ्राइटिस। देन आ जाओ जी, आपके पास हमने कहा जी एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी गाल ब्लैडर की, हम कंट्रोल नहीं कर सके, आपकी बॉडी से कंट्रोल नहीं कर सकी, इट विल लीड यू टूवर्ड्स दी कोलिसिस्टाइटिस। कोली किसको रिप्रेजेंट करते हैं इधर? गाल ब्लैडर को, ठीक है, गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को। क्लियर हो गई? दो एग्जाम्पल हम लोगों ने एक्यूट में एग्जाम्पल्स कौन कौन सी पढ़ी थी? एक्यूट टू क्रोनिक में ऑस्टियोमिलाइटिस की एग्जाम्पल पढ़ी थी, लंग एब्सेस की एग्जाम्पल पढ़ी थी। अब हम लोगों ने कहा जी रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं, उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस कर ली पोलीनेफ्राइटिस की एंड पोलिसिस्टाइटिस की। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्टिंग फ्रॉम डी नोवो। अच्छा जी, कॉजेटिव एजेंट था ही ऐसा कि जी स्टार्ट से आपको जी टिश्यू डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, मैक्रोफेजिस को आना पड़ा आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने जब सेकंड लेक्चर शायद इन्फ्लेमेशन का लिया था, उसके अंदर हम लोगों ने पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन डिस्कस की थी ना, एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। सो वी स्टार्ट से आपके पास जी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आ गई। अब बच्चों इसमें एक लाइन समझने वाली है, देखो आपके बुक के अंदर लिखे है व्हेन इन्फेक्शन, ठीक है, व्हेन द इन्फेक्शन विद ऑर्गेनिज्म ऑफ लो पैथोजेनिसिटी इज क्रोनिक फ्रॉम बिगिनिंग। इस लाइन का क्या मतलब है? आपके ऑथर ने कहा ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कैसे हुई कि आपका जो कॉजेटिव एजेंट था लो पैथोजेनिसिटी का इन्फ्लेमेशन वो कॉजेटिव एजेंट था। इस लाइन का बच्चों क्या मतलब है? अच्छा बच्चों, हम लोगों के पास इधर एक वर्ड आया है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी पैथोलॉजी है ना, डिजीज को रिप्रेजेंट करे, पैथोलॉजी डिजीज को रिप्रेजेंट करे। पैथोजेनिसिटी बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉजिंग डिजीज, कितने एक्सटेंट तक डिजीज को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एक्सटेंट। हमने कहा जी लो पैथोजेनिसिटी है, डिजीज कम कॉज करेगा, हाई पैथोजेनिसिटी है, डिजीज ज़्यादा कॉज करेगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों के जहन में आता है ना, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन बच्चों ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक कॉजेटिव एजेंट है उसकी पैथोजेनिसिटी कम है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो डिजीज़ भी कम कॉज करे, क्योंकि बाज़ाफ आपके पास, अब देखो हम लोग आ गए हैं जी ऐसे स्टेज में भी, आप लोग कॉलेज भी फार्माकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियाज ने रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर दी है। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, नो डाउट ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को हम कम्बैट टैकल कर सकते थे। उसकी फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपके पास पैथोजन है, उसकी पैथोजेनिसिटी कम है, हम उसे कम्बैट कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा ऐसा उसने क्या कर लिया जी, अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, आपकी ड्रग के अगेंस्ट ही कुछ ऐसे एंजाइम्स पैदा कर लिए कि आपकी ड्रग को आप कह लो को न्यूट्रलाइज उसने कर दिया, आपकी ड्रग ने एक्शन परफॉर्म नहीं किया। फार्माकोलॉजी में रेजिस्टेंस का डिटेल मैकेनिज्म पढ़ोगे। तो इस केस में जी था तो उसकी लो पैथोजेनिसिटी, लेकिन जी हमारी बॉडी हमारी ड्रग्स से ट्रीट नहीं कर सकी, तो हमने कह दिया जी दिस विल कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ ये लेगी, ठीक है। अच्छा था तो उसकी लो पैथोजेनिसिटी, लेकिन अब जी खुद बैक्टीरिया ने अपने आप को मॉडिफाई इस तरह से कर लिया कि हम लोगों के न्यूट्रोफिल्स उसे टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अब डायरेक्टली मैक्रोफेजिस को आना पड़ता है उनको टैकल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट से भी डेवलप करते जा रहे हैं, ओके। अब इसमें लिखा है जी अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपको हो सकती है ऐसे पॉजिटिव एजेंट से भी जिसकी लो पैथोजेनिसिटी हो, जिसकी हाई पैथोजेनिसिटी हो। तो ऐसा नहीं है कि खाली जी हाई पैथोजेनिसिटी वाला एजेंट ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ जी, एक कॉमन सी एग्जांपल है आपके पास ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस में क्या है जी, आपके जो एल्व्यूलाई हैं, आपके जो लंग्स हैं, उधर चला जाता है आपका बैक्टीरिया, वहाँ पे जी फिर क्या करते हैं उनके आपके मैक्रोफेजिस आते हैं,
ठीक है। मैक्रोफेजेस आके उन्हें उसकी फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसकी किलिंग करते हैं। अगर नहीं हो सकी तो डेफिनेटली आप ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो जाते हैं, आप क्रोनिक स्टेज की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से जो आपको डिफरेंट आपके ट्यूबरक्लोसिस के साइंस आते हैं, कफिंग होगी, ठीक है, जो आपको सारे साइंस पता है। ओके, इसी तरह बच्चों आपके पास वायरसेस भी हैं। वायरसेस भी अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को म्यूटेशन कर ली और वो हाई पैथोजेनिसिटी की तरफ चले गए, तो तभी इट मीन्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आ गई ना आप लोगों के पास। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अच्छा, इसी तरह बच्चों आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, उसके अंदर लिखा होगा अच्छा दिस इज द पर्टिकुलर वायरस, उसकी लो पैथोजेनिसिटी है, इट हैज़ अ लो पैथोजेनिसिटी बट उसका मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी रेट ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट कम है, और उसकी लो पैथोजेनिसिटी है। ये मैंने कौन सा वायरस लिखा है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ये बात जो मैं आपको कर रही हूँ ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लो पैथोजेनिसिटी, हाई पैथोजेनिसिटी, ये ज़रूरी नहीं कि लो पैथोजेनिसिटी है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप नहीं होगी, एक्यूट ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जी, मैं आपके पास ये मैं जिस आर्टिकल की बात करूँ उसमें मेंशन था वी हैव एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं हम जी, इसकी पैथोजेनिसिटी कम है, ठीक है। इवन देन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, क्यों? इसका मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा है, डिजीज़ को एक एक्सट्रीम एक्सटेंट पे लेकर जा सकता है, ठीक है। नो डाउट उसका मोर्टेलिटी डेथ रेट कम है, लेकिन मैंने कहा उसकी पैथोजेनिसिटी भी कम है। यानी कि कुछ भी आपके पास पॉसिबिलिटी, अगर आपकी डेथ नहीं हो रही लेकिन डिजीज़ ही एक सीवियर एक्सटेंट पे चली गई है, तो ये भी तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना। ज़रूरी नहीं कि डेथ ही, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से आपके पास डेथ ही आए, सिर्फ ये बताने का मकसद है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आए, ठीक है। लो पैथोजेनिसिटी का ये मतलब नहीं कि खाली एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। ये एक हम लोगों का कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे, कॉजेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अच्छा, अब हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के सबसे पहले हम लोगों ने कॉजेज डिस्कस किए हैं। 3 कॉजेज थी। 3 कॉजेज कौन कौन सी थी? एक्यूट डेवलप्ड इनटू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। देन रिकरेंट अटैक्स, द थर्ड वन वाज डी नोवो, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं जर्नल फीचर्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा जी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दौरान होता है क्या, कह लो इवेंट्स क्या हैं इसके। अब इसमें क्या है बच्चों, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, अच्छा ये तो एक जनरल कॉमन सेंस की बात है ना, ये डिपेंड करता है आपके पॉजिटिव एजेंट पे। कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो उसके अटैक का डिफरेंट तरीका होगा, वायरस का डिफरेंट होगा, टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेन के टिश्यूज सेल्स हैं तो उससे रिलेटेड डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे, किडनी से रिलेटेड डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे आपके पास। तो डेफिनेटली हर टिश्यू और कॉजेटिव एजेंट के अकॉर्डिंगली फीचर्स आपके पास आते हैं डिफरेंट, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन फीचर्स जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं इस लेक्चर में, ठीक है। अब बच्चों हम कौन से बुक से डिस्कस कर रहे हैं? पैथोलॉजी बाय हर्षमोल। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो आपके ऑथर ने कॉमन फीचर्स लिखे हैं जो हर किस्म की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आपको मिलेंगे, टोटल आपके ऑथर ने इधर 3 फीचर्स मेंशन की हैं, ठीक है। उसने कहा जी ड्यूरिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या क्या होगा। फर्स्ट फीचर कौन सा ऑथर ने इधर डिस्कस किया है? मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन। अच्छा, एक इनफिल्ट्रेशन का वर्ड आ गया इधर, इसने लिखा है मोनोन्यूक्लियर, यानी कि जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं जिनका सिंगल न्यूक्लियस है वो आ जाएंगे आपकी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। आगे जाके हम एक रिसर्च आर्टिकल भी देखेंगे, बुक के अंदर ही आगे जाके लिखा है जी पॉलीन्यूक्लियर सेल्स भी आ जाएंगे। लेकिन जी ये एक फैक्ट है कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स तो लाजमी आएंगे। इनफिल्ट्रेशन इधर कह रहा है जी मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है माइग्रेशन ऑफ सेल्स। इनफिल्ट्रेशन इधर रिप्रेजेंट कर रहा है सेल की माइग्रेशन को, सेल की मूवमेंट को टुवर्ड्स द इन्फेक्शन साइट। मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन मीन्स ये आपका साइट ऑफ इन्फेक्शन था, इधर सेल्स आपके चले गए मीन्स सेल्स की इनफिल्ट्रेशन हो गई,
ओके दूसरा फीचर कौन सा डिस्कस किया ऑथर ने इसके अंदर? नेक्रोसिस, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, यही है ना जिसको हमने कह दिया दैट इज नेक्रोसिस। थर्ड फीचर कौन सा डिस्कस किया है? प्रोलिफरेटिव चेंजेस। अब यहां आपके पास दूसरी टर्म आ गई प्रोलिफरेशन। पहली टर्म थी इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन वाज माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, किसी एक जगह पे इनफिल्ट्रेशन हुई मीन्स वहां पे सेल सारे के सारे मूव कर गए। ओके नाउ व्हाट इज प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेशन मीन्स सेल्स ग्रोथ, सेल की ग्रोथ और डिवीजन की वजह से सेल का काउंट बढ़ गया उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। क्या है प्रोलिफरेशन? क्या है? इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ सेल्स। और सेल्स का नंबर इंक्रीज बेसिकली किया कैसे? सेल्स की ग्रोथ हुई, सेल्स की डिवीजन होगी जिसकी वजह से सेल का काउंट बढ़ गया। इनफिल्ट्रेशन रिप्रेजेंटिंग द मूवमेंट ऑफ सेल्स, माइग्रेशन ऑफ सेल्स। प्रोलिफरेशन इज रिप्रेजेंटिंग द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सेल के काउंट को, सेल के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब ये टर्म्स हैं बच्चों जो आगे जाके आपके लेक्चर में आ रही हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन। अब आपके ऑथर ने लिखा है जी जैसे ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई उस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की साइट पे आपके मोनोन्यूक्लियर सेल्स चले जाएंगे। ओके मोनोन्यूक्लियर सेल्स की एग्जांपल आपके ऑथर ने इधर कौन सी लिखी है? मोनोन्यूक्लियर सेल्स की एग्जांपल इधर कौन सी लिखी है आपके ऑथर ने? फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अच्छा जी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई, इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की साइट पे आपके फैगोसाइट्स चले गए, लिम्फॉइड सेल्स चले गए। लिम्फोसाइट्स में कौन से सेल्स चले गए? लिम्फॉइड सेल्स। अब हमने कहा ना आगे जाकर टर्म आएगी लिम्फॉइड सेल्स। ये लिम्फॉइड सेल्स कौन कौन से थे? बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। अच्छा जी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई, मोनोन्यूक्लियर सेल्स में से आपके लिम्फॉइड सेल्स जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था वो लिम्फॉइड सेल्स आपकी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे चले गए, इन्फ्लेमेशन पे चले गए। दूसरे आपके सेल्स कौन से रह गए? फैगोसाइट्स। अब बच्चों फैगोसाइट्स कौन से हैं? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। फैगोसाइट्स के आपके ऑथर ने एग्जांपल लिखी है सर्क्यूलेटिंग मोनोसाइट्स। वर्ड कौन सा लिखा है इसने आगे? मोनोसाइट्स। और पर्टिकुलरली इसने लिखा है सर्क्यूलेटिंग, यानी कि जब तक ये सेल्स आपके सर्कुलेशन में थे, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर थे, तब तक हम इन्हें कह रहे थे मोनोसाइट्स, जो कि फैगोसाइट्स हैं। ये एक एग्जांपल आ गई। आगे कौन सी एग्जांपल लिखी है? टिश्यू। जो पॉइंट बच्चों आप लोगों ने इधर याद रखे हैं, दिस इज टिश्यू। टिश्यू के आगे कौन सा नाम लिखा है? मैक्रोफेज। जब तक ब्लड में थे, आपके ब्लड वेसल में थे, आपके सर्कुलेशन में थे, वी वर कॉलिंग देम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जब आपके टिश्यू के अंदर चले गए हमने कह दिया मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट भी एग्जांपल है फैगोसाइट्स की और मैक्रोफेजेस की। मैंने कहा आगे कौन सी एग्जांपल लिखी हुई है इसके अंदर? एपिथेलॉइड। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। एपिथेलॉइड सेल्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ दी फैगोसाइट्स। एपिथेलॉइड सेल्स आर दी एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, या हम इन्हें कहेंगे दीज आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ मैक्रोफेजेस। ओके, अब और कौन सी एग्जांपल लिखी है नीचे? मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। जाइंट सेल के नाम से कुछ पता चल रहा है, कोई बड़े सेल्स होंगे बच्चों। मोर प्रिसाइजली जब आपके एपिथेलॉइड सेल्स, और अक्सर आप देखोगे तो लिखा होगा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस और एपिथेलॉइड सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद आपके पास क्या बना देंगे? जाइंट सेल्स बना देंगे। ज़्यादा डिफरेंट सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, ठीक है। सो जाइंट सेल इज
मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो आपके पास फैगोसाइट्स की एग्जांपल इधर आपके ऑथर ने कौन कौन से लिखी थी जी? सर्कुलेटिंग मोनोसाइट, टिश्यू मैक्रोफेजेस, एपिथेलॉइड सेल्स एंड दी जाइंट सेल्स। अच्छा, अब ये जो टर्म है ना जाइंट सेल, ये मैक्रो एपिथेलॉइड सेल, ये आगे जाके दोबारा इस्तेमाल होंगी। अच्छा जी, हमने अभी तक पढ़ा जी इन्फ्लेमेशन हुई, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे आपके लिम्फॉइड सेल्स आ गए जो कि 3 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की, और फिर जी आपके वहाँ पे फैगोसाइट्स आ गए जिसके हमने कितनी एग्जांपल्स डिस्कस की? 4। अच्छा जी, ये जो आपकी पूरे 2 टाइप्स थी, ये दोनों टाइप्स के सेल्स आपके साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे आ गए। ओके, अब जी अगेन अब हम ये सारा टेक्स्ट पढ़ चुके हैं लेकिन इसको रिवाइज करते हैं बुक में से। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। लिखा है जी आपके जो मैक्रोफेजेस हैं आपको आपकी साइट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पे मिलेंगे। ठीक है, एक्यूट थी तो न्यूट्रोफिल्स काफ़ी थे तब तक। ठीक है, अगर आपको मैक्रोफेजेस नज़र आना शुरू हो गए हैं तो आप समझ जाएं जी दिस इज़ दी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, अब जी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की साइड पे आपके मैक्रोफेजेस पहुंचे कैसे? हम लोगों ने पहले डिस्कस किया ना, कुछ स्टिमुलस उसे मिलेगा। वो स्टिमुलस कौन सा है? कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कौन से हैं? एडेहेशन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एडेहेशन मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था जी एडेहेशन मॉलिक्यूल्स है वो आपकी रोलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। अब एडेहेशन मॉलिक्यूल्स का देखो आर्टिकल का इधर रेफरेंस भी मेंशन है। एक एडेहेशन मॉलिक्यूल की इधर जो एग्जांपल दी है आपको, दैट इज दी सेलेक्टिन। ठीक है, सेलेक्टिन क्या करते हैं? वो भी मैक्रोफेजेस को कहते हैं जी साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन की तरफ आओ। कीमोटैक्टिक एजेंट भी कहते हैं जी साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन की तरफ आओ। तो जी मैक्रोफेजेस पहुंचे कैसे जी? उन्हें कोई स्टिमुलस मिला। दूसरी बात क्या हुई? जैसे ही मैक्रोफेजेस आपकी साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के ऊपर पहुंचे, वहां पे पहुंचने के बाद बच्चों सबसे पहले तो ये था ना कि इनफिल्ट्रेशन होगी आपके मैक्रोफेजेस की। अब दूसरा स्टेप क्या हुआ? देखो इधर लिखा है प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, यानी कि अब उस साइट के ऊपर आपके मैक्रोफेजेस ने प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया, उनका नंबर, उनका काउंट बढ़ना शुरू हो गया, उनकी डिवीजन होना शुरू होगी। हमें ज़्यादा मैक्रोफेजेस चाहिए ना। और तीसरी बात इधर ऑथर ने क्या लिखी है? लॉन्गर सर्वाइवर ऑफ मैक्रोफेजेस। अच्छा, मैक्रोफेजेस ने जितने टाइम के लिए सर्वाइव करना था अब उससे ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। अब ये बुक के अंदर इसकी जस्टिफिकेशन ये है, लेकिन ये भी बच्चों एक पूरा डिटेल्ड एक टॉपिक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। देखो आपको एक आर्टिकल नज़र आ रहा है, जैसे समझने के लिए देख लो जी। हर चीज़ का एक पूरा बैकग्राउंड, पूरा मैकेनिज्म है। इसमें देखो जो हाईलाइटेड एरिया आपके पास ऑरेंज कलर में, उसमें मेंशन है जी जैसे इन्फ्लेमेशन होती है तो डेफिनेटली आपके एक सेल का अपना प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी है ना, कुछ अर्से बाद आपका सेल ऑटोमेटिकली मर जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एपोप्टोटिक सेल डेथ या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो इस केस में क्या होगा? आपके मैक्रोफेजेस में जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का जो मैकेनिज्म है वो इनहिबिट हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बन जाएगा, एक पूरी चेन ऑफ कमांड चलेगी जिसमें क्या होगा भाई आपके अब जो मैक्रोफेजेस हैं ज़्यादा टाइम के लिए आपकी इन्फेक्शन साइट के ऊपर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया बच्चों के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले आपके सेल्स पहुंच गए, फैगोसाइट्स पहुंच गए, आपके लिम्फॉइड सेल्स वहाँ पर पहुंच गए। फॉर एग्जाम्पल जी आपके मैक्रोफेजेस वहाँ पर पहुँच गए हैं। वहाँ पे जब मैक्रोफेजेस मेन सेल्स हैं, इस वजह से हम उसको डिस्कस करें। मैक्रोफेजेस वहाँ पर बच्चों पहुँच गए। अब सबसे पहले हमने कहा जी अच्छा पहुँच गए, इट मीन्स उनकी इन्फिल्ट्रेशन होगी। अब मैक्रोफेजेस की प्रोलिफरेशन हुई। प्रोलिफरेशन के साथ जी नए मैक्रोफेजेस तो बन रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि इनका जो सर्वाइवल टाइम है वो भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 कॉमन जो फीचर्स हैं वो आपके पास आएंगे। देन अगेन आपकी नेक्स्ट स्लाइड में बुक की नेक्स्ट लाइन में यही चीज़ मेंशन है जी, जब तक तो आपके ये सेल्स, ठीक है, डिफेंस सेल, जब तक ये आपके फैगोसाइट्स, अब मैंने बात करनी है, मैं कहती ना ये सेल्स कौन से सेल्स? फैगोसाइट्स। जब तक आपके इस पर्टिकुलर टाइप के फैगोसाइट्स आपके सर्कुलेशन में थे, दीज वर दी मोनोसाइट्स। फैगोसाइट्स आपके टिश्यू में आ गए ना, और दीज आर दी मैक्रोफेजेस। ओके, देन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट बुलेट के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ।
अब इन्होंने लिखा है जो आपके मैक्रोफेजेस, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया जी, उन्हें कोई स्टिमुलस मिलेगा, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स मिलेंगे जिसकी वजह से एक्टिवेट होंगे, एडेशन मॉलिक्यूल है जिसमें सेलेक्टिन है जो इन्हें इनकी इन्फिल्ट्रेशन में भी इनको हेल्प करेगा। ऐसे ही है। अब आपके बुक में लिखा है बिसाइड द रोल ऑफ मैक्रोफेजेस इन फैगोसाइटोसिस, यानी कि साथ साथ इससे फॉरेन एजेंट आया उसे इनगल्फ किया उसके डिस्ट्रक्शन की, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है जी, दे आर गेट एक्टिवेटेड, इनको स्टिमुलस मिलता है कि ये एक्टिव हों, और स्टिमुलस किससे मिलता है, आपके साइटोकाइंस से और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स से। क्लियर। अब कैसे मैक्रोफेजेस को पता चला जी इन्होंने सारा प्रोसेस करना है, साइटोकाइंस रिलीज है, उन्होंने मैक्रोफेजेस को कहा भी एक्टिवेट हो जाओ। आपके अपने बैक्टीरिया ने अंदर से टॉक्सिन से रिलीज किए, आपके मैक्रोफेजेस को कहा जी एक्टिवेट हो जाओ, डिफेंस, बॉडी को डिफेंस चाहिए। अब साइटोकाइंस की देखो इधर ब्रैकेट में आपके ऑथर ने एग्जांपल लिखी है, दैट आर दी लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइंस, अच्छा ये ऑथर की लाइन पढ़ के हमें पता चल रहा है कि आपके जो साइटोकाइंस है डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब ये बेसिकली बच्चों साइटोकाइंस हैं क्या, साइटोकाइंस बेसिकली आपके पास प्रोटीन्स हैं, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, फंक्शंस अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल जी साइटोकाइंस आपके प्रोटीन्स हैं। ऑथर के अकॉर्डिंगली साइटोकाइन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, लिखा हुआ है लिम्फोकाइन, लिम्फोकाइन लिम्फोसाइट्स से, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है जी साइटोकाइंस जो के प्रोटीन हैं आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट देखो मैंने रेड में इधर इंडिकेट किया है, साइटोकाइंस कैन बी लिम्फोकाइंस, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, लिम्फोसाइट्स से, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया, लिम्फोकाइन। साइटोकाइन जो कि एक प्रोटीन है, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है लिम्फोकाइन। दूसरी एग्जांपल कौन सी लिखी है, मोनोकाइंस। मोनोकाइन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मोनोसाइट्स से। और एक वर्ड जो आप अक्सर बार बार पढ़े, दैट इज इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन का नाम सुना हुआ है ना पहले, जिसको हम IL से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों ये जो आपके पास इंटरल्यूकिन है, दैट इज आल्सो द साइटोकाइन, दिस इज आल्सो द प्रोटीन। अब ये कहाँ से रिलीज हो रही है, ये भी ल्यूकोसाइट्स से रिलीज हो रही है, पर एक ल्यूकोसाइट से रिलीज होती है, दूसरे ल्यूकोसाइट को अफेक्ट करती है, ठीक है। सो जस्ट समझने के लिए इस पॉइंट पे ये आप देख लो जी, आपके मैक्रोफेजेस को एक प्रोटीन एक्टिवेट कर रही है, उस प्रोटीन का नाम है साइटोकाइन। ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कौन सी प्रोटीन अफेक्ट इससे कर रही है, दैट इज दी लिम्फोकाइन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब जो आपके मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए, साइटोकाइंस ने, या आपका मैक्रोफेज था, आपके इस मैक्रोफेज को एक्टिव किसने किया, साइटोकाइन ने, और किसने एक्टिव किया, बैक्टीरिया ने क्या रिलीज किया था, एंडोटॉक्सिन्स। इन्होंने आपके मैक्रोफेजेस को एक्टिव कर दिया। अब जो आपके मैक्रोफेजेस ने कुछ रिलीज तो करना है ना, फैगोसाइटोसिस भी करनी है। इसके अलावा जब आपके मैक्रोफेजेस से रिलीज क्या कर रहे हैं, एसिड्स रिलीज कर रहे हैं, एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं। इधर एक एंजाइम का नाम लिखा है न्यूट्रल प्रोटीएस, इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके मैक्रोफेजेस जी एंजियोजेनेसिस करवाने के लिए एंडोथेलियल फैक्टर्स रिलीज करवा रहे हैं, फाइब्रोसिस करवानी है कि थोड़ी बहुत, उसके लिए यानी कि रिपेयर भी तो करवा सकते हैं ना, हमने अभी पढ़ा, तो उसके लिए एक टाइप ऑफ इंटरल्यूकिन रिलीज कर रहे हैं। कौन सी वो टाइप है उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो भी रिलीज करा रहे हैं। यानी कि इन्फ्लेमेटरी, प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी रिलीज करा रहे हैं, जिनकी वजह से टिश्यू की डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। साथ ही साथ कुछ एक मैक्रोफेज की टाइप है जिसको हमने कहा था M2 मैक्रोफेजेस, अगर वो होंगे तो वो जो रिपेयर भी करवा रहे हैं। उन्होंने एक टाइप खास किस्म का इंटरल्यूकिन रिलीज किया जिसने कहा जी अच्छा फाइब्रोसिस करवाओ। फाइब्रोसिस में क्या है जी, आपके कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं जिसकी वजह से आपके जो पर्टिकुलर टिश्यू की रिपेयर होती है। तो जी सबसे पहले हुआ क्या था जी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आपके इन मैक्रोफेजेस की सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन हुई थी। साइट पे गए, वहाँ जाके इनफिल्ट्रेशन के बाद इनकी प्रोलिफरेशन हुई, ठीक है, इनका लाइफ स्पैन भी बढ़ गया।
साथ ही जो आपके मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए, इन्होंने प्रो इन्फ्लेमेटरी प्लस रिपेयर के लिए, वुंड हीलिंग के लिए अपने मीडिएटर्स भी रिलीज किए। क्लियर यहाँ तक पॉइंट? कुछ समझने वाला तो नहीं है बच्चों? एक पॉइंट जो यहाँ पे समझने वाला, जो आपके बुक के टेक्स्ट के अंदर आया, लिखा हुआ है न्यूट्रल प्रोटीएसेस। प्रोटीएस एंजाइम है ना, ओके। न्यूट्रल क्यों लिखा है ऑथर ने? कॉमन सेंस की बात है, न्यूट्रल क्यों लिखा है? यानी कि ऐसे प्रोटीएसेस, ऐसे एंजाइम्स जो कि आपके न्यूट्रल पीएच में इफेक्टिवली काम करेंगे। ठीक है। अब जी इनसे रिलेटेड न्यूट्रल प्रोटीएसेस के बारे में जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना बच्चों, उसमें लिखा होगा न्यूट्रल प्रोटीएसेस ऐसे एंजाइम है जो या तो न्यूट्रल पीएच के अंदर काम करेंगे, या लोअर माइल्ड एसिडिक या माइल्ड बेसिक इन्वायरमेंट में काम करेंगे। ठीक है। वीकली एसिडिक या वीकली बेसिक इन्वायरमेंट में। इन्हें स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक इन्वायरमेंट नहीं चाहिए इन्हें। क्लियर? अच्छा, अब फिर जी इससे रिलेटेड हम लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है, अच्छा तो इन्फ्लेमेशन एक पर्टिकुलर एरिया में हो रही तो उसकी पीएच कितनी होगी? यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल सॉलिड ट्यूमर्स के केसेस में दैट विल बी फ्रॉम 6.5 टू 6.8। अच्छा, बास इन्फ्लेमेशन के केसेस में ये 11 तक भी जाती है, तो उस केस में जी आपके दूसरे कोई एंजाइम आ जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी बॉडी को। ठीक है। तो इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन। क्लियर हो गया बच्चों? साइटोकाइन, अच्छा यहाँ तक पढ़ते आ रहे हो साइटोकाइन का फंक्शन क्या क्या था बच्चों? फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले साइटोकाइन से पढ़ते हैं। अभी तक साइटोकाइंस का फंक्शन क्या समझ आ रहा है? स्टिमुलस दिया आपके मैक्रोफेजेस को, जिसके नतीजे में मैक्रोफेजेस ने जी डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी रिलीज की। ठीक है। मैक्रोफेजेस बच्चों आपके सेल्स की ग्रोथ में भी आपको हेल्प करते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखा है, एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करते हैं। सेकेंडरी आपके न्यूट्रोफिल्स को भी मोबिलाइज करते हैं। देन आपके फर्दर साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को भी दूसरे सेल्स से इन्हेंस करते हैं, आपकी एंजियोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया? मैंने कहा अच्छा आपके जो मैक्रोफेजेस हैं उन्होंने प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी रिलीज़ किए, साथ ही साथ जी उन्होंने क्या करना है जी, चाह रहे हैं ना मैक्रोफेजेस का ब्लड सप्लाई भी प्रॉपरली रहे, डिस्ट्रक्शन भी साथ साथ हो रही है, उस एरिया में नियोवेस्कुलराइजेशन हो रही है, उस एरिया में नियोवेस्कुलराइजेशन भी हो रही है, न्यू ब्लड वेसल्स भी बन रही हैं, एंजियोजेनेसिस भी हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स से न्यू वेसल्स भी बन रही हैं उस एरिया में। तो वेसल्स बनाने के लिए कौन सा फैक्टर है? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इट मीन्स आपके मैक्रोफेजेस वो वाला फैक्टर भी रिलीज करा रहे हैं। अच्छा, आपके मैक्रोफेजेस कोशिश कर रहे हैं कि रिपेयर हो जाए। रिपेयर कैसे होगी? अगर फाइब्रोसिस होगी, अगर न्यू कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के लिए जी हमने कहा तो मैक्रोफेजेस मस्ट बी वुंड हीलिंग मैक्रोफेज ना। ठीक है। तो उसके लिए मैंने कहा इट विल रिलीज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरल्यूकिन जो कि फाइब्रोसिस में हेल्प करेगा। उस इंटरल्यूकिन का नाम है दैट इज इंटरल्यूकिन 10। दैट इज इंटरल्यूकिन 10। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अब आपके ये जो है मैक्रोफेजेस ये रिलीज कर रहे थे प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट, ये रिलीज कर रहे हैं एंडोथेलियल ग्रोथ, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये आपकी रिपेयर के लिए रिलीज करें इंटरल्यूकिन 10। यही मैक्रोफेजेस आपका रिलीज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिपेयर के लिए। रिपेयर के लिए हमने कहा अच्छा अगर मैं रिपेयर कह रही हूँ रिपेयर के लिए, तो ये कौन सा टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस रिपेयर की चीज़ें रिलीज कर रहे हैं? M2। अब बच्चों स्लाइड के बिल्कुल एंड वाले ब्लॉक में देखो M2 मैक्रोफेजेस नजर आ रहे हैं। M2 मैक्रोफेजेस टिश्यू रिपेयर करवा रहे हैं, यानी कि फाइब्रोसिस करवा रहे हैं, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करा रहे हैं। यही बात हुई ना। एग्जांपल्स कौन से लिखी हैं? अच्छा क्या क्या रिलीज करा रहे हैं? इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करवा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवा रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवा रहे हैं। क्लियर? प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके ऑथर ने लिखा है आपके ये जो लिम्फोसाइट्स हैं
और मैक्रोफेजेस हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे अफेक्ट कर रहे हैं जी, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर एक मैक्रोफेज है, दूसरी एग्जांपल मैंने ले ली न्यूट्रोफिल की। मैक्रोफेज क्या कर रहा है? मैक्रोफेज मैंने कहा जी साइटोकाइन रिलीज करता है, ऐसे ही कहा ना? ओके, ये साइटोकाइन क्या करेगा? ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रोफिल्स से क्या करेगा? रिलीज करवाएगा प्रोटीएस। ठीक है, आगे जाके हम बढ़ेंगे। प्रोटीएस आपकी टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, ठीक है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल को अफेक्ट कर रहे हैं ना। ओके, इसके बाद जी मैक्रोफेज क्या करेगा? दूसरे सेल्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है? मैक्रोफेज इज आल्सो अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैक्रोफेज इज आल्सो एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अपने ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव एजेंट को प्रेजेंट करेगा, किसी और को प्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव एजेंट आया, बैक्टीरिया आया, ये जो मेरे पास मेरा बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया आया फॉर एग्जांपल, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया आपके मैक्रोफेज ने, फैगोसाइटोसिस की, डाइजेशन की, उसके एक फ्रेगमेंट को अब अपने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, अपने ऊपर समझ करो लगा लिया। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया, अपने ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट किया, लेकिन आगे जाके भी अपने इस एंटीजन को मैक्रोफेज किसी और सेल को भी प्रेजेंट करेगा, किसी और सेल के पास लेकर जाएगा। साइड में देखो सेल का क्या नाम लिखा है, टी सेल के पास लेके जाएगा। मैक्रोफेज ने क्या किया? बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, एंटीजन आया, एंटीजन ही है ना, एंटीजन आया, उसे इनगल्फ किया, उसके डाइजेशन की, उसकी तोड़ फोड़ किया, उसके फ्रेगमेंट को, या कह लो ये जो मॉडिफाइड एंटीजन है उसको अपने ऊपर लगा लिया और उसे जाकर प्रेजेंट कर दिया टी सेल को। टी सेल बेसिकली बच्चों आपके पास इधर है मेमोरी सेल। अब मैक्रोफेज समझ लो उधर जाके टी सेल को कहेगा देखो ये एंटीजन आया है, मैंने इसको तोड़ फोड़ कर दिया है, नेक्स्ट टाइम अगर इस किस्म का कोई एंटीजन आए फौरन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इट मीन्स मेमोरी सेल्स ने, इस मेमोरी टी सेल्स ने मेमोराइज कर लिया। क्या मुझे इतने लंबे चौड़े प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार जी एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप करूं और फिर कहीं जाके एंटीबॉडीज़ बने, नहीं, फ़ौरन सब नेक्स्ट टाइम जब ये एंटीजन आएगा फ़ौरन मेरा टी सेल कहेगा अच्छा जी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर दो अब इसके अगेंस्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है थोड़ा सा बच्चों? खाली मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट तो हम लोगों ने पढ़ ली ना मैक्रोफेज, देखो दूसरी एग्जांपल कौन सी लिखी है? डेंड्रिटिक सेल। तीसरी एग्जांपल कौन सी लिखी है? मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स एंड दी बी सेल्स। क्लियर? ये बी सेल और टी सेल कौन सा टाइप ऑफ सेल थे? लिम्फोइड सेल्स थे ना, और नेचुरल किलर सेल भी कौन सा था? लिम्फोइड था। क्लियर? इस तरह से हमने कहा जी मैक्रोफेजेस दूसरे सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैक्रोफेजेस ने न्यूट्रोफिल को इन्फ्लुएंस किया ना कि रिलीज करो, मैक्रोफेजेस ने टी सेल को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, कि मेमोराइज कर लो इस किस्म का एंटीजन आ सकता है बॉडी के अंदर। बच्चों देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी वर डिस्कसिंग दी फीचर्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। पहला फीचर हम लोगों ने कौन सा अभी डिस्कस की है? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इनफिल्ट्रेशन होगी आपके फैगोसाइट्स की और लिम्फोइड सेल्स की। फैगोसाइट्स में हमने देखा जी वी वर हैविंग मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एपिथेलॉइड सेल्स, जाइंट सेल्स हमने डिस्कस किए। इसे नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ओके, देन इनफिल्ट्रेशन में के बाद अब कौन सा स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं? फीचर टिश्यू डिस्ट्रक्शन यानी कि नेक्रोसिस। बच्चों, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपके टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन होगी, नेक्रोसिस होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके ये जो मैक्रोफेजेस हैं दे विल रिलीज दी प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, आपके टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करेंगे, आपके इंटरल्यूकन्स रिलीज़ करवाएंगे, प्रोटीएसिस रिलीज़ कराएंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ रिलीज़ करवाएंगे जो कि आपके टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन कर देंगी। अब कौन कौन से एजेंट रिलीज़ करवाएंगे? देखो आपके बुक के टेक्स्ट के अंदर लिखा है प्रोटीएसिस, इलास्टेसिस, कोलाजिनेस, लाइपेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। साइटोकाइंस में कौन से? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज़ करवाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करवाएंगे और इसके साथ साथ एंजियोजेनेसिस के ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज़ करवाएंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। थर्ड फीचर इज प्रोलिफरेटिव चेंजेस। अच्छा, इस हेडिंग के अंदर ऑथर ने क्या डिस्कस किया आपके अंदर जी? प्रोलिफरेटिव चेंजेस में इसने डिस्कस किया है जी, जब आप अपना टिश्यू, अपना सेल, अपना जो स्लाइड है वो विजुअलाइज करेंगे अपने हिस्टोलॉजिकली, तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि नए ब्लड वेसल्स भी बन रहे हैं। चेंजेस क्या आ रही हैं स्लाइड के अंदर ना, आपको न्यू ब्लड वेसल्स बनती नज़र आएंगी। साथ ही साथ क्या लिखा ऑथर ने? आपको फाइब्रोब्लास्ट नज़र आएंगे, यानी कि जो कि आगे जाके क्या बनाएंगे? रिपेयर करना चाह रहे हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। आपने अब आपके ऑथर ने कह दिया बेसिकली आपको ये हीलिंग के स्टेप्स नज़र आ रहे हैं ना इसके अंदर, यानी कि इस स्टेज में आपका जो टिश्यू है वो चाह रहा है कि वो हील कर जाए। इवेंचुअली क्या होनी चाहिए? हीलिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? फाइब्रोसिस के ज़रिए। यानी कि फाइब्रोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कोलाजन उसके अंदर बन रहा है। रिपेयर के सारे पर्टिकुलर आपके पास फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर लिखा है बच्चों, एक टर्म आई है कि आपको नज़र आएंगे इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बच्चों एक टर्म याद रख लो, ग्रैन्युलेशन टिश्यू। देखो स्लाइड देखी है, पहले भी हम लोगों ने ग्रैन्युलेशन टिश्यू डिस्कस किया था ना। आपको कहीं पे इंजरी हो गई, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई अल्सर हो गया। अल्सर भी दो तरह का ना, हीलिंग एंड नॉन हीलिंग। अगर आपका अल्सर हील होने वाला है, देखो इधर फुट के ऊपर आपको चोट, अल्सर ऐसा नज़र आ रहा है ना, अब ये हील होने वाला है। हमें कैसे पता चलेगा जी ये हीलिंग है? बिकॉज जी दिस इज़ एक्चुअली दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू। अब ग्रैन्युलेशन टिश्यू कौन सा टिश्यू है? जिसके अंदर बच्चों बेसिकली जो आपके सेल्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। देखो डायग्राम के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ठीक है, ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फीचर क्या है? आपको इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स नज़र आते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स की एग्जांपल क्या है? मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स आपको नज़र आएंगे इसके अंदर। साथ ही साथ आपको क्या नज़र आ रहा है स्लाइड के अंदर? न्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स आपको बनती हुई नज़र आएंगी। ग्रैन्युलेशन टिश्यू की अब कंपोजिशन क्या आपके पास आ गई? इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्लस दी न्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? इस पॉइंट को यहाँ तक रखो। ग्रैन्युलेशन टिश्यू को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है।